यस डियर, आज की हमारी टॉपिक जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ इट इज़ अ बेसिकली द लीजन्स ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन। ये जो आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है अभी समझाऊंगा, ये बेसिकली आपका द इरोजन्स ऑफ जीआईटी म्यूकोजल मेम्ब्रेन। The lesion means breakdown. GIT mucosal membrane. और दूसरा the erosion या आप इसको when the erosion of mucosal membrane, क्या mucosal membrane is equal to 0.5 centimeter or greater than 0.5 सेंटीमीटर। असल में जो आपकी पेप्टिक अल्सर है ये एक लीजन बन जाती है आपकी जो जीआईटी की म्यूकोजल मेम्ब्रेन है। ये आपकी जो स्टमक की जो ये है ना, ये जो प्रोटेक्टिव म्यूकोजल मेम्ब्रेन है ना, ये अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये आपकी बैक्टीरिया कैसी यहाँ पे आपकी ये जीआईटी की जो मेम्ब्रेन है इसको कैसे ब्रेकअप करती है। इधर देख ले, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली समझाऊँ। इट मीन्स कि आपकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, दिस म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन है, इसमें एरोजन जख्म सोर कैसी पैदा होती है। अब ये जख्म अगर 0.5 सेंटीमीटर हो या इससे बढ़ जाए, ये जख्म जो आपकी मैदे के अंदर जो जख्म पैदा हो रहा है उस जख्म का साइज अगर 0.5 सेंटीमीटर की इक्वल हो, बराबर हो, या इससे बढ़ जाए वो जख्म, दिस कंडीशन इज नोन एज अ पेप्टिक अल्सर। तो इट मीन्स इजीली है ना कि आपकी जो जीआईटी की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन इसमें अगर ब्रेकअप हो जाए, दिस ये जख्म बन गया, सोर्स बन गई, एरोजन आ गई, ये देख ले, हाँ जख्म। अब इस जख्म की साइज अगर 0.5 सेंटीमीटर हो इक्वल या इससे बढ़ जाए, दिस इज नोन एज पेप्टिक अल्सर। आसानी के लिए आपकी जो पेप्टिक है इट मीन्स स्टमक, आपकी स्टमक, अल्सर इज सोर्स, जख्म लीजन, ठीक है। दिस इज पेप्टिक अल्सर। अब आ जाए इसकी अगर देखा जाए 90% आपकी 90% ये जो एरोजन होती है जीआईटी म्यूकोजल मेम्ब्रेन में, ये गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकती है और ड्यूडिनल अल्सर भी हो सकती है। ये याद रखना, मैं आपको टाइप्स बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बार टाइप्स लिखवा दूं कि ये टाइप्स जो है ना, टाइप्स ऑफ, हाँ जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज की, हाँ पेप्टिक। एक तो ये है कि अगर स्टार्टिंग में हो, न्यू हो, तो उसको एक्यूट
पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अगर वो पुराना हो जाए, क्रोनिक हो जाए, पुराना हो जाए तो उसको क्रोनिक पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जिससे ये भी ख़तरा हो सकती है, क्रोनिक से ये भी हो सकती है कि आपकी जो जीआईटी है ना उसकी कैंसर भी हो सकती है, स्टमक कैंसर भी हो सकती है, ये याद करना अगर क्रोनिक हो जाए। आज अब पेप्टिक अल्सर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ पे ये अल्सर पैदा होती है, इस बेस पे मैं आपको अल्सर का वो बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये है कि अगर ये ज़ख़म आपकी मैदे में हो तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गुड, गैस्ट्रिक अल्सर, जिस गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, ये याद रखना, स्टमक। दूसरा जो है इसकी ड्यूडिनल अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, दिस जो आपकी इंटेस्टाइनल अल्सर होती है। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अल्सर, ये जख्म आपकी इस वाले रीजन में भी बन सकता है, ड्यूडिनियम में भी बन सकती है अल्सर, और आपकी स्टमक में भी हो सकती है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा ड्यूडिनल अल्सर। यस, अब आ जाए कि इसकी जो ख़ास बैक्टीरिया काजेटिव एजेंट है, उस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया। 90% जो काजेटिव एजेंट है ना, इधर देखो जो काजिज़ है ना, काजिज़ में जब हम देखेंगे इस वजूहात में जो है, ये याद रखना, वजूहात में जो 90% है, ये देख रहे हैं, वजूहात में 90% तक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, गुड, पाइलोरी, जिसको आप आसान अल्फाज में एच पाइलोरी बोलते हैं। दिस एच पाइलोरी बैक्टीरिया, दिस ये आपकी जो 90% है ना, ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है आपका, असल में ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। दिस इज बेसिकली अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब इसकी प्रेजेंटेशन जो है ये मोस्टली कभी कभार स्पाइरल शेप में भी होती है, स्पाइरल शेप, रॉड में भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पाइरल शेप भी है इसकी, शेप जो है इसकी स्पाइरल रॉड शेप है। 90%, अब हमारी फोकस 90% एच पाइलोरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे है। ये क्यों इतना ख़तरनाक है ये आपको बता दूं। और ये एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसके अंदर कार्सिनोजिक इफेक्ट भी है। ये एक ऐसी एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है जिससे स्टमक की कैंसर भी हो सकती है। ये याद रखना, इसके अंदर ये वो खासियत है इसकी। ये जो टांगे हैं ना, ये फ्लैजिला बोलते हैं इसको, जिससे ये माउमेंट कर सकती है बैक्टीरिया, फ्लैजिला, ये इसके टांगे जो है जिससे ये बैक्टीरिया मूवमेंट करती है, हरकत करती है इस टांगों की मदद से। दूसरी बात, इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स भी मौजूद, सॉरी लाइपोपॉलीसेक्राइड, जिसको हम आप पिलाई भी बोलते हैं ना, पिलाई, ठीक है, पिलाई। ये अटैचमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं पिलाई। ये जब होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट के लिए ये एडहेरेंस जो है ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इससे ही अटैचमेंट करती है, जिसको मैं नाम दूंगा लाइपोपॉलीसेक्राइड। दिस, या आप पिलाई है, छोटे छोटे जो टांगे हैं इसकी। इस बैक्टीरिया में एक और ख़ासियत है कि इसके अंदर कुछ इस तरह के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, जिसको मैं नाम दूंगा यूरिएज। ये याद रखना। दिस इस बैक्टीरिया के लिए यूरिएज एंजाइम्स मौजूद है। दूसरी बात, इसकी जो डीएनए है बैक्टीरिया की, वो सर्कुलर डीएनए होती है।
जो डीएनए है सर्कुलर डीएनए होती है, सर्कुलर डीएनए। वैसे बैक्टीरिया की जो डीएनए होती है वो प्रेजेंट होती है सर्कुलर होती है। ये बैक्टीरिया अब कैसी अटैक करेगी आपकी जीआईटी के अंदर, किस तरह अल्सर पैदा करेगी वो हम देखेंगे एक बार, उसके बाद अपनी टॉपिक आगे फर्दर ले जाएंगे। इधर आ जाए। जब भी ये बैक्टीरिया यहाँ पे स्टमक में ओरल रूट से या फेको ओरल फेसिस से भी ये फैल सकती है, स्प्रेडेशन जो है एक से दूसरे में लग सकती है, ठीक है, स्लेवा के ज़रिए, इस तरह की खुराक फूड के ज़रिए ये फैल सकते हैं, वाटर के ज़रिए, ठीक है, इस तरह चीज़ों से ये जो है आपकी स्प्रेड होती है, ये याद रखना। अब आ जाए, ये जो बैक्टीरिया है जब भी इंटर होती है बॉडी में, जब भी इंटर होती है, आपको चूँकि पता है बॉडी के अंदर आसपास, ये जो आसपास है ये एसिडिक माहौल है ना, एसिडिक है कि नहीं, क्योंकि आपकी जो स्टमक है ना, इसका पीएच काफ़ी वो होता है, एसिडिक होती है, ठीक है, और जो कि और ये बैक्टीरिया जो है इस एसिड को क्रॉस नहीं कर पाता, ये याद रखना। जब तक ये इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज ना कर ले, ये जो एसिडिक माहौल है ना, ये पैराइटल सेल ही आपकी HCl बनाते हैं, और इसके बाद इसके नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस सेल है, और नीचे ही आपके टिश्यू सेल है, जो मुख्तलिफ आपकी सेल है, ठीक है, पैराइटल सेल है, म्यूकस सेल है, जी सेल है, चीप सेल है, ये सारे के सारे सेल आपके मौजूद है। जो जीआईटी की सेल है, ECL सेल है, आपकी नेक सेल है, ये आपकी क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये याद रखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इधर बताऊंगा कि ये बैक्टीरिया कैसी आपके जीआईटी म्यूकोजल मेम्ब्रेन को डैमेज करके और अंदर सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। इधर आ जाए। अब ये बैक्टीरिया जो है इस एसिड को क्रॉस नहीं कर सकता। इस एसिड को क्रॉस करने के लिए इसको ये एसिड को जो न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। इसको जब बेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये आसानी बाइजिली ये सेल के अंदर टिश्यूज़ में जला सकती है और वहाँ पे अल्सर पैदा कर सकती है, ये ज़्यादा डैमेज कर सकती है, गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकती है, अल्सर कॉज कर सकती है। ठीक है, अब आ जाए ये बैक्टीरिया, चूँकि हमने इसके अंदर एंजाइम्स देखे थे, जो यूरिएज एंजाइम्स है, ये यूरिएज एंजाइम्स जो है ये इस एंजाइम्स को यूज़ करने लग जाता है दिस। अब जब ये अपना यूरिएज एंजाइम्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, यूरिएज एंजाइम्स को, ये एंजाइम्स ये यूरिएज एंजाइम्स आपकी जो स्टमक जो ल्यूमन है, यहाँ पे ये इन्वायरमेंट तो एसिडिक है ना, अब यहाँ पे इस माहौल में आपको कुछ कम क्वांटिटी में यूरिया भी मिलेंगी। यूरिया ये क्या करेगा, इस यूरिया प्लस वाटर से H2O से ये आपकी जो एंजाइम्स है, इधर देख ले, ये एंजाइम्स इन दोनों के साथ इनके ऊपर रिएक्ट करके रिएक्शन के बाद, अपनी रिएक्शन करने के बाद ये क्या करने लग जाता है, ये NH3 जो कि अमोनिया है, अमोनिया बनाने लग जाता है। नंबर फर्स्ट अमोनिया प्लस CO2 जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 दिस। यूरिएज एंजाइम्स ने यूरिया को इस्तेमाल करते हुए इससे क्या बनाई, अमोनिया बनाई, अमोनिया। अब अमोनिया की क्या ज़रूरत है इसको, अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की क्या ज़रूरत है। अमोनिया असल में बेस है, ये याद रखना, अमोनिया असल में अल्कली है, बेस है, ये याद रखना।
ये एसिडिटी को कम करती है, ख़त्म कर देती है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड से हमेशा याद रखना, जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिलीज होती है तो इस पे इसके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पाथवे में आपको बता दूं क्योंकि पहले भी आपको समझा चुका हूं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर की मौजूदगी में, तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से एक आपकी H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड। कौन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड से? कार्बेनॉन एनहाइड्रेस एंजाइम्स। कौन? कार्बेनॉन एनहाइड्रेस एंजाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बना लेता है। अब ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाती है इसकी। जब डिसोसिएशन हो जाती है इसकी, तो ये आपका हाइड्रोजन आयन जो है, प्रोटॉन, वो अलग हो जाता है और HCO3 इधर देख ले, नजर आ रहा है, HCO3 अलग हो जाए क्योंकि बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट इज आल्सो बेस। क्या है? बाइकार्बोनेट भी बन गई और एमोनिया भी बेस है, बाइकार्बोनेट भी बेस बन गई, आपके साथ ल्यूमन में HCO3 भी बन गई। ये बाइकार्बोनेट दोनों क्या है? बेस है, अल्कली है। गुड। तो ये माहौल को ये क्या करने लग जाता है? थोड़ा सा इसको क्या कर देता है? बेस कर देता है। जब भी इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ये इस एसिडिक माहौल को जब न्यूट्रलाइज कर देता है, बेसिक बना लेता है, तो अब ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया आपका, क्योंकि आपकी एसिडिक माहौल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करने लग जाता है? आपकी सेल के अंदर दाखिल होना शुरू कर, ठीक है, अपना मूवमेंट करके दिस। अब जब मूवमेंट करके, कैसे मूवमेंट की इसने? जब ये एसिड क्रॉस करेगी ना, क्योंकि एसिड आपकी अमोनिया और HCO3 से इसने क्या बनाई? बेस कर दी। जब बेस हो गई तो ये बासानी अपनी इस एसिडिटी माहौल को क्रॉस करेगी और इधर आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर इसको ख़राब करने लग जाता है, इससे आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन को। दूसरी बात, अब ये अपनी पिलाई से, किससे? जो पिलाई है ये सेल के साथ बाइंड करके सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। जो आपके सेल है ना, GIT की जो सेल है, म्यूकोजल जो GIT म्यूकोजल मेम्ब्रेन के नीचे जो आपके सेल है ना, इसके अंदर दाखिल होना शुरू करे। अब जब इसके अंदर इंटर हो जाता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कुछ तरह के एक्सोटॉक्सिन रिलीज करने लग जाता है। एक्सोटॉक्सिन, गुड। ये जहर, अपनी जहर खारिज करने लग जाता है, एक्सोटॉक्सिन। ये एक्सोटॉक्सिन हमारे साथ जो एक्सोटॉक्सिन है वो वेक एक्सोटॉक्सिन है। क्या? दो तरह की एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, वेक ए, दूसरा वेक ए एक्सोटॉक्सिन। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे साथ केक ए। दूसरा क्या है हमारे साथ? केक ए एंजाइम्स। दूसरा क्या है हमारे साथ? केक ए है, केक ए। ये फैक्टर्स हैं, ये एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन से केक ए है, ठीक है, ये रिलीज करने लग जाता है। अब ये केक ए जो एक्सोटॉक्सिन है, ये कॉज करती है ना, नंबर फर्स्ट तो ये है कि ये बॉडी के अंदर अल्सर कॉज करती है। ये अल्सर, गैस्ट्राइटिस, वो कैसे? गैस्ट्राइटिस, ये जो केमिकल मेडिएटर्स हैं ना, और दूसरा ये आपकी जितने भी आपकी सेल के आसपास
जो सेल है ना उनसे कुछ केमिकल मेडिएटर्स भी रिलीज़ करना शुरू कर देता है, वो बता रहा हूँ आपको। क्योंकि दूसरी बात ये है एपोप्टोसिस करना शुरू कर देता है, इस सेल की बढ़ा लेता है। एपोप्टोसिस सेल की डेथ शुरू करना बढ़ा देता है, इंक्रीज कर लेता है एपोप्टोसिस की अमल। जब एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाता है, आसपास के सेल जब मरने लग जाते हैं, डेथ होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या होना शुरू हो जाता है इधर, तो क्या पैदा होना शुरू हो जाता है आसपास, जो आपकी जो शावा, जब आपके सेल इधर से डेथ होना शुरू हो जाएंगे तो आपके आसपास में क्या पैदा हो जाती है, अल्सर जब पैदा हो जाती है, आपके जो HCl हैं, जो आपकी पेप्सिन है, वो सारे आसपास आकर इन टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? अब ये जब आपकी अल्सर ज़ख़म इधर बन जाएगी तो इससे आपकी जो HCl इधर गिरेगी ना इन पे, तो मज़ीद इस ज़ख़म को क्या कर देगा, ख़राब करना शुरू कर देता है। दूसरी बात, और ये के गए जो है, ये जो आपकी, एक बार ये आपको बता दो, वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए जो है, ए से मुराद है वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन, और दूसरा जो आपका है केक, ये साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, ये फैक्टर इंतहाई ख़तरनाक फैक्टर है। ये फैक्टर जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये अगर क्रोनिक कंडीशन में, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में, ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी कॉज करती है। क्या कॉज करती है? गैस्ट्रिक क्रोनिक, अगर क्रोनिक अल्सर हो तो ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का एक मोस्ट मेजर फैक्टर है फॉर द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। और दूसरी बात यह है कि ये सेल आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स होते हैं, जितने भी पाथवे होती है, सिग्नलिंग पाथवे, उनको इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर पाथवे, जितने भी पाथवे हैं सेल की, उनकी प्रोलिपरेशन, जिस तरह प्रोलिपरेशन बढ़ जाती है सेल की, प्रोलिपरेशन जो आपकी नेगेटिवली प्रोलिपरेशन हो रही है, सेल नेगेटिवली इंक्रीज होता जा रहा है सेल, आसपास के सेल्स, क्योंकि ये एक जितने भी आपकी सिग्नलिंग पाथवे हैं उनको के ऊपर इसकी एक्ट होती है, उनकी बढ़ाने से ये आपकी जो सेल है इनकी प्रोलिपरेशन होती है, बढ़ना शुरू हो जाता है सेल की मुफ्त में। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो है ये फैक्टर करता क्या है कि इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लामेशन, ये देख लो, इन्फ्लामेशन बढ़ाने लगता है बॉडी में। इन्फ्लामेशन मीन्स कि ये जो आपकी आसपास के जितने भी सेल हैं, इनको जब इनके ऊपर इस फैक्टर की अटैक होती है तो ये के आसपास वाले सेल से एक केमोकाइन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम इंटरल्यूकेन 8 बोलते हैं। क्या? इंटरल्यूकेन 8। ये एक प्रोटेक्टिव जो है, आपकी सेल जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए इंटरल्यूकेन 8 को रिलीज, केमिकल मेडिएटर रिलीज करता है कि अटैक हुई है मेरे ऊपर। उस अटैक के जो है बदौलत ये इंटरल्यूकेन रिलीज करने लग जाता है, और ये इंटरल्यूकेन जाकर आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिसमें आपकी ब्लड स्ट्रीम से आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स है, कौन है वो एक्टिवेट करने लग जाता है। ये अब ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड स्ट्रीम से आकर आपकी जो आसपास सेल है, ये याद रखना,
न्यूट्रोफिल जब एक्टिव हो जाता है इंटरल्यूकिन 8 से, ये इस तरह केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है जो इंतहाई ख़तरनाक केमिकल्स होते, इंतहाई ख़तरनाक मेडिएटर्स होते, जिस तरह रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, प्रोटीएज, ये रिएक्टिव, अब ये जो केमिकल्स है ये आसपास वाले सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जो सही वाले सेल हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना लग जाता है, और वो जो अफेक्टेड है वो भी ख़राब करना कर। अब इससे आपकी ज़ख़म मज़ीद बढ़ता जाता है, मज़ीद बढ़ता जाता है, मज़ीद बढ़ता जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? ये बैक्टीरिया इस वजह से ख़तरनाक हैं, अगर इसकी क्रोनिक की तरफ जाए तो इससे चांसेस ये भी हो सकती है कि स्टमक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी काज कर सकती है, गैस्ट्रिक कैंसर भी काज करते हैं, ड्यूडिनल अल्सर कैंसर भी, ये जो रिसेंटली रिसर्च है। ठीक है, ये इतनी ख़तरनाक है। ये जो फैक्टर्स हैं ना, विक है और कैग है, ये इस वजह से ख़तरनाक कि आपकी बॉडी के अंदर ये एक्सोटॉक्सिन है जो आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज होता है और आपकी सेल को डैमेज करना लग जाता है। और ये जब आपकी इधर जब डैमेज होना शुरू हो जाता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन का, जब म्यूकोजल मेम्ब्रेन आपकी डैमेज होना शुरू हो जाता है तो ये जो आपकी आसपास की सेल की जो टाइटली जो मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है, ये लूज़ होना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी मज़ीद जो आपकी HCl है यहाँ आसपास वाले सेल को, इधर आसपास सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, क्योंकि एसिड है आपकी। जब एसिड आपकी सेल पे में गिरेंगे ना तो आसपास वाले सेल को ख़राब करने लग जाता है दिस। तो ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ये नुकसानात है जो आपकी कौन सी ग्राम नेगेटिव, H पाइलोरी की, और इस तरीके से ये आपकी चाहे आपकी स्टमक को, इसमें जो इंट्रम पार्ट है मोस्टली जो देखा गया है ये ज़्यादातर इंट्रम वाली पार्ट्स में आपकी अल्सर पैदा करती है। और अब ये आपका जो बैक्टीरिया है ये तो आपकी आसपास वाले जो दूसरे सेल है तो उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, और तीसरा ये है कि आपकी जो ड्यूटीनियम है इस पे भी अगर अटैक कर ले तो इसको भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है जो आपकी है। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी। अब आ जाए अपनी इसके जो इसकी वो है ना, ये काजेज़ हमने देखे। दूसरे काजेज़ क्या हो सकते हैं इस बीमारी की? दूसरा काजेज़ इसकी ये हो सकती है कि ये अल्सर, एनसिड एसोसिएट अल्सर भी बोल सकते हैं। दूसरा काजेज़ इसका एनसिड्स की ज़्यादा इस्तेमाल से भी एनसिड से भी अल्सर हो सकती है, जिसको एनसिड एसोसिएट अल्सर बोलते हैं। तीसरा है हमारे साथ स्मोकिंग, और है अल्कोहल है, और है आपकी पेप्सिन है। ये पेप्सिन क्या करती है? पेप्सिन जो है डाइजेशन करती है आपके आसपास वाले जितने भी सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, ब्रेक डाउन करती है ये मेम्ब्रेन को। जब ब्रेक डाउन करती है ना तो ये इधर से HCl भी इसको ख़राब कर रहा है और पेप्सिन भी इसको ब्रेक डाउन की बढ़ा रहा है। ठीक है, और है 6 यस अल्कोहल है, पेप्सिन है, और ये आपकी स्ट्रेस से भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेस, दिस, ठीक है। लेकिन 90% हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी बैक्टीरिया है। यस, इसकी अब आ जाए इसकी अलामात क्या हो सकती है? क्या अलामात इसकी जो साइन एंड सिम्टम होती है? साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकती है? साइन एंड सिम्टम इसकी ये हैं, यस डियर, एक तो ये है इसके अंदर डिस्पैजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वाल्विंग,
डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग। और दूसरा है इसके अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन, और आपकी जो है नाउज़िया वॉमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन जो वॉमिटिंग है ना, वॉमिटिंग वो कभी कभार वॉमिटिंग जो है हेमाप्टेसिस वाली करती है। ठीक है, मुंह से ब्लीडिंग आती है। और है नाउज़िया, और है आपकी कभी कभार इसमें होता ये है कि कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। और है दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे साथ लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, और आप भूख की कमी हो जाती है। ठीक है, वेट लॉस हो सकती है, वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस भी हो सकती है इससे। और ये है डिप्रेशन भी कभी कभार इससे होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन एंजाइटी होती है। और यस, अब डायग्नोसिस क्या, डायग्नोसिस के पास आ जाए। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो आपकी तशख़ीस है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम करते ये हैं कि लेबॉर्ट्री से जो टेस्ट किए जाते हैं वो नंबर फर्स्ट जो है ब्लड सीरम फॉर H. पाइलोरी टेस्ट। दूसरा हम स्टूल भी करते हैं, स्टूल DR से भी इसको डिटेक्ट करते हैं, इस बैक्टीरिया को। और यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी करते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट है। और खून की कमी मालूम करने के लिए अगर हेमाप्टोसिस हो या हिमासिस हो रहा हो, ठीक है, ब्लडी वॉमिटिंग आ रही हो, तो उस कंडीशन में हम CBC ब्लड CBC भी करते हैं, ब्लड CBC जो आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट है। और फिफ्थ है इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी हम करते हैं, इंडोस्कोपी, ये जो आपकी इंडोस्कोपी करते हैं, आपकी रेडियोलॉजी में ये आती है इंडोस्कोपी, ठीक है। और वो जो है बाकी जो है आपकी लेबॉर्ट्री तशख़ीस है, ठीक है, लेबॉर्ट्री की। और दूसरी बात ये है, अब आ जाए तशख़ीस होने के बाद हमारे साथ क्या रह गए, ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट हम देखेंगे, ट्रीटमेंट कहाँ, पहले लो इधर आ जाए, ये आपको यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बता दूँ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये इधर से यू बता दो। दिस पोर्शन इज़ बेसिकली फॉर ट्रीटमेंट। दिस ये किसी को ये पॉजिटिव हुआ, उसकी पॉजिटिव आई, तो अब ट्रीटमेंट जो है इसमें हमने ट्रिपल थेरापी, स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरापी हम करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ जो है
2 एंटीबायोटिक साथ इस यूज़ करते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और दूसरा है पीपीआई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट है हमारे साथ, हम देखते हैं ये है ये ट्रीटमेंट में जो आपकी इलाज है, ट्रीटमेंट जो पेप्टिक अल्सर की इलाज है, दिस आप जो इलाज करते हैं ना, दिस, हाँ यस दिस, इसमें हम करते ये हैं कि एक तो ये है हम एमॉक्सिसिलिन ग्रुप लेते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं वो एमॉक्सिसिलिन देते हैं। एमॉक्सिसिलिन जो आपकी एमॉक्सिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये एंटीबायोटिक्स हम देते हैं 25 मिलीग्राम पर केजी। कितना? 25 मिलीग्राम पर केजी हम वेट के हिसाब से देंगे, ठीक है। एमॉक्सिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे साथ जो एंटीबायोटिक्स हैं जो मैक्रोलाइड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है, क्लेरिथ्रोमाइसिन ये जो है ये भी बॉडी वेट के हिसाब से जब देंगे तो 10 मिलीग्राम पर केजी हम देंगे, 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से वेट के, बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, ठीक है। और इसमें हमने पीपीआई देना है। एक तो डबल एंटीबायोटिक हम देंगे, ठीक है। अगर एमॉक्सिसिलिन के जगह पे आप क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ मेट्रोनिडाजोल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन, लेकिन ये 2 बेस्ट है, ठीक है। तीसरा जो ड्रग हम देते हैं इसको वो है पीपीआई। पीपीआई ड्रग में से हम अगर आप ओमिप्राजोल दोगे, कैप्सूल ओमिप्राजोल दोगे, ओमिप्राजोल जो है 1 mg पर केजी के हिसाब से 1 मिलीग्राम या, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर केजी। और क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट है और एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल है आपकी टैबलेट में। आप इसके फॉर्म जो आते हैं वो ऑगमेंटिन है, ऑगमेंटिन बीडी, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ऑगमेंटिन बीडी। और है इसमें आपने जीआईटी प्रोटेक्टिव एजेंट्स देनी है, आपको याद है कौन सी, क्या थी? बिस्मथ सिलिसाइलेट, सब सिलिसाइलेट, सुक्रालपेट। आप कोई सिरप भी सुक्रालपेट भी दे सकते हो, सुक्रालपेट इस वजह से ताकि आपकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो भी बहाल हो जाए, ठीक है। सुक्रालपेट भी आप यूज़ कर सकते हो, सिरप जो है, ठीक है। ये इस तरीके से आप यूज़ करते हैं ना। और ये ओडी जो है 1 in a day, ठीक है। ओमिप्राजोल इस तरह 40 mg है जो भी आते हैं बॉडी के इंडेक्स के हिसाब से। अब ये है हमारे साथ, ये इसकी ट्रीटमेंट है, डबल एंटीबायोटिक्स और पीपीआई और साथ ही म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की जो ड्रग्स है वो देनी है। और है हमारे साथ, इधर आ जाए, सवाल तो ये पैदा होती है कि यहाँ से जो आपकी बैक्टीरिया है ना, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, इसने जब यहाँ का माहौल बेसिक बनाई तो अब एसिडिटी कहाँ से आएगी? पैराइटल सेल कैसे रिलीज़ करेगी? एसिडिटी को कैसे इंक्रीज़ करेगी? ठीक है, एसिडिटी ये याद रखना, जब भी बाहर से कोई चीज़ बॉडी के लिए फॉरेन हो, बॉडी के लिए न्यू हो, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ मास्ट सेल मौजूद होते हैं जो कि हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं। किसी भी बाहर से आई हुई एंटीजेनिक पैथोजेनिक सब्सटेंस हिस्टामिन रिलीज़ करती है, नंबर फर्स्ट। दूसरा, ईसीएल सेल यहाँ पे मौजूद है आपकी जीआईटी में। आपकी स्टमक में ईसीएल सेल है, ईसीएल सेल, और जो आपकी मास्ट सेल है दिस,
बाहर से अगर इन्फ्लामेशन यहाँ पे अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आई हुई है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, यहाँ पे इन्फेक्शन काज कर रही है ना, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर जो ECL सेल है वो भी एक्टिव हो जाएंगे और मास्ट सेल भी एक्टिव हो जाएंगे, जिससे हिस्टामीन रिलीज़ करना लग जाता है। ये इंटीरोक्रोमोपिन लाइक सेल जो है हिस्टामीन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। क्या? हिस्टामीन। बॉडी और मास्ट सेल भी हिस्टामीन रिलीज़ करने लग जाता है, ये हिस्टामीन। अब ये जो आपकी हिस्टामीन है आपकी पैराइटल सेल के ऊपर, इस हिस्टामीन की H2 रिसेप्टर मौजूद था कि नहीं, क्या जो हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखी थी, यहाँ पे इसके ऊपर H2 रिसेप्टर जो आपका पैराइटल सेल है ना, पैराइटल सेल के ऊपर H2 रिसेप्टर मौजूद है। दिस H2 रिसेप्टर है। जब ये आपका हिस्टामीन अपने H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ से HCl की कंसंट्रेशन बढ़ाएगी कि नहीं, तो स्टमक में आपकी HCl भी हाईली, ये भी इसके वो उसमें है, अलामात में है कि हाईली एसिडिटी होती है। किस चीज़ में? आपकी स्टमक में हाई एसिडिटी होती है। ये एसिडिटी ज़्यादा बनती है, ये देखो एसिडिटी, एसिड ज़्यादा बन रही होती है जिससे काफ़ी एसिडिटी होती है स्टमक में। हार्ट बर्न होती है, ये हार्ट बर्न होती है। दिस ये सारे के सारे क्या है? साइनोसिस सिम्टम है। ठीक है, तो ये एसिडिटी आपकी किस चीज़ से बढ़ रही है? इधर से कि पैराइटल सेल्स आपकी वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है, आपके HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो हाईली एसिडिटी क्रिएट करके वो फिर अंदर दाखिल होकर ये आसपास के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो ये डियर हमारे साथ आज का जो टॉपिक था, तो इस तरह हमने पेप्टिक अल्सर, हमारी ये साइन और सिम्टम, डायग्नोसिस, इलाज, और बच्चों में यस अगर बच्चों को ये पेप्टिक अल्सर हो जाए तो फिर क्या दोगे? चाइल्ड में अगर पेप्टिक अल्सर है, बड़ों को तो आप ऑगमेंटिन दोगे, BD, क्लेथ्रोमाइसिन दोगे। बच्चों को आप सिरप में दे दो। चिल्ड्रन को यही सिरप, यही मेडिसिन सिरपों में दे दो। लेकिन इस ड्रग्स में, इसकी ट्रीटमेंट में ये याद रखना, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है पेप्टिक अल्सर में। H2 रिसेप्टर ये देख रहे हो, इसको भी ब्लॉक करेगा। H2 रिसेप्टर आपकी जब इसको ब्लॉक करेगा तो हिस्टामीन से भी आपका मैसेज पैराइटल सेल को नहीं मिलेगा। आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हो। और सिरप और बच्चों को H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो कि फेमोटेडिन सिरप आप आते हैं, फेमोटेडिन, साथ ही क्लेरिथ्रोमाइसिन, साथ ही आपकी एमॉक्सिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स, ये बच्चों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो यस डियर, यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो या कुछ समझ? बच्चे हैं ना, बच्चों को आपकी जो है वो सिरप के पाँव में आते हैं। थैंक यू डियर फॉर दिस।